बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ और मिशन के बारे में कुछ करेंगे, संक्षिप्त में बात करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी समाज की, किसी भी व्यवस्था की अपनी एक इतिहास की अपनी एक गति होती है, इतिहास का अपना एक पेस होता है, अपनी एक डायरेक्शन होती है, लेकिन कुछ महान व्यक्तित्व दुनिया, कुछ महान लोग अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी लगन से और अपनी सफल रणनीति से इतिहास की दिशा को मोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग उसमें सफल भी हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। भारत की इनफैक्ट सामाजिक राजनीतिक इतिहास को बदल के पूरी तरीके से रख दिया। अगर ये कहें तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि 14 अप्रैल 1891 को महू के अंदर हुआ। महू जो कि एक कैंटोनमेंट एरिया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से इंदौर के पास ये एक जगह रही है। वहां पे माननीय रामजी सकपाल साहब, जो उनके फादर थे, वो सूबेदार थे आर्मी के अंदर, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे थे। और फिर जब उनकी सेवा पूरी हो गई तो वापस सतारा अपने प्रदेश महाराष्ट्र में चले गए। वहीं पे बाबा साहब की शिक्षा हुई। वहीं से बाबा साहब ने बहुत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि उस समय पे एक सामान्य सी सच्चाई थी कि जो अछूत समाज के लोग हैं उनके लिए शिक्षा या किसी भी इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। लेकिन तमाम परिस्थितियों को धत्ता बनाते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। किसी भी प्रकार से कोई द्रोणाचार्य उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद बाबा साहब के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और 1913 में जुलाई 1913 में बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा दी गई उस ऐतिहासिक स्कॉलरशिप के कारण ही संभव हो पाया, जिसकी वजह से बाबा साहब को 4 साल अमेरिका में पढ़ने का अवसर मिला। 3 साल बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद और बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं और फिर अपनी जो सेकंड एमए की थीसिस है उसको पीएचडी के लिए भी सबमिट करते हैं। आप चाहें तो जितना समय चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं। इसलिए वहां पे आप जब सेकंड अपनी थीसिस सबमिट करते हैं तो उसको पीएचडी के लिए एक्सेप्ट भी किया जाता है, जो कि बाद में जाके उनको अवार्ड होती है। उसी समय पर 1916 में इनफैक्ट बाबा साहब लंदन आ जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं, वहां से डीएससी में एडमिशन लेते हैं और वहीं पे लॉ में भी एडमिशन लेते हैं। ग्रेज इन करके जो कानून का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, संस्थान था, वहां पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन क्योंकि स्कॉलरशिप 4 साल के लिए थी, 4 साल पे वापस बाबा साहब वापस इंडिया आ जाते हैं, बड़ौदा जाते हैं, वहां सेवा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बॉन्ड में ऐसा लिखा हुआ था कि बाबा साहब को बड़ौदा नरेश की सरकारी सेवा में जाना पड़ेगा। लेकिन 11 दिन ही वहां पे रह पाते हैं, क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं मिल पाती है। हालांकि अच्छी खासी एक पोजीशन उनको मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 11 दिन वहां पे रह पाते हैं। जातिवादी व्यवस्था बाबा साहब के रहने का इंतजाम वहां पे नहीं होने देती है। और फिर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ये संकल्प लेके मैं जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दूंगा। व्यवस्था जिसमें मुझ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, आराम से नहीं रह सकता है, तो फिर ऐसी व्यवस्था गांव के गरीब, कमजोर और अनपढ़ जो मेरे भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा से संकल्प लेकर वापस आते हैं। उसके बाद फिर मुंबई में कुछ दिन रहते हैं, वहां पे पढ़ाने का काम फिर शुरू करते हैं। 1919 में कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। इसी दरमियान बाबा साहब साहू जी महाराज से उनकी मुलाकात होती है। साहू जी महाराज बताते हैं पूरे देश दुनिया को कि डॉक्टर अंबेडकर के रूप में खासतौर पे अनटचेबल कम्युनिटीज को एक मसीहा मिल गया है, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आने वाले समय में उनके मुक्ति के द्वार खोल देगा, उनके पैरों की जंजीरें
काट देगा। ये अपने आप में एक विलक्षण संयोग था कि बाबा साहब और साहू जी महाराज मिलते हैं। साहू जी महाराज उनके लिए फिर कुछ आर्थिक सहायता भी करते हैं। उसी समय पे मूक नायक जनवरी 1920 में मूक नायक जो पहला अखबार है बाबा साहब शुरुआत करते हैं, उसके द्वारा अपनी बात को अलग-अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1919 में साउथ बोरो कमीशन जो इंग्लैंड से आया था, जो भारत में यहाँ किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर किया जाए, डिफरेंट कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर किया जाए, साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब पहली बार ये बात रखते हैं कि यहाँ के अनटचेबल्स, यहाँ के ट्राइबल्स एंड अदर नॉमेडिक कम्युनिटीज मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से वो पब्लिक अपनी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं। फिर बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा का निर्माण करते हैं। 1924 में फिर बाबा साहब समता सैनिक दल की स्थापना करते हैं। इसी बीच 1919 से लेकर 1925-26 तक वो कई सारे हॉस्टल्स का निर्माण करते हैं, कई सारे ऐसे जगहों का निर्माण करते हैं जहाँ पे समाज के सबसे गरीब बच्चे, सबसे कमजोर बच्चे जाके रह सकें, पढ़ सकें। कई जगह मार्मिक वर्णन हुआ किस प्रकार से माँ रमाई अपने थोड़ी बहुत जो उनकी बचत होती थी उसको भी बच्चों के खाने में वहां पे लगा दिया करते थे। इसी समय पे बाबा साहब वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं 21 में, और फिर 23 तक अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद क्योंकि जो साउथ बोरो कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस पे, हालांकि डिमांड ये थी कि एक निश्चित नॉमिनेशन होना चाहिए, कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ट्राइबल्स एंड अनटचेबल्स कम्युनिटी को, उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन हाँ कुछ नामांकन की सुविधा रही। बाबा साहब खुद बॉम्बे लेजिस्लेचर के सदस्य बनते हैं, वहां पे एमएलसी बनते हैं, और उसके बाद फिर उनका एक राजनीतिक जीवन भी शुरू होता है। लेकिन यही वो समय था जब वो रूढ़िवादी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष शुरू करते हैं, चाहे वो पानी के लिए संघर्ष रहा हो, चाहे वो मनुस्मृति को जलाने की बात रही हो, चाहे वो जो मंदिरों में प्रवेश की बात थी वो रही हो, लेकिन अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, सुधार की कोशिश करते हैं। लेकिन जातिवादी हिंदूवादी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं लेती और हर जगह पे बाबा साहब को निराशा मिलती है। उसी समय पर 1927-28 के अंदर साइमन कमीशन भारत में आता है, और साइमन कमीशन दोबारा वो जो यहाँ के डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थे, डिप्रेस कम्युनिटीज थी, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने के लिए भारत में आता है। क्योंकि इंग्लैंड से कमीशन आया था तो ऑब्वियसली वहां से आने वाला कोई व्यक्ति इसमें भारतीय नहीं था, लेकिन सर छोटू राम बाबा साहब और गायकवाड़ साहब इसके ये कमीशन के साथ काम करते हैं और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी बातें उनके सामने रखते हैं। उसके आधार पे ही लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कॉल होती है। वहां पे पूरे देश से लोग जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पहली बार दुनिया को ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 1/5 इंडियंस बहुत ही निष्कृष्ट जीवन जी रहे हैं। उनके मानवीय अधिकारों को पूरी तरीके से क्रस करके रखा गया, उनके सामाजिक अधिकारों को पूरी तरीके से उनको सामाजिक रूप से ऑप्रेस करके रखा गया, उनके पास किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो छुआछूत कितनी भयंकर बीमारी है, पहली बार ये नवंबर 1930 में बाबा साहब पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और उस समय पे सयाजी राव गायकवाड़ भी वहीं पे थे, उस अपनी रियासत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए थे। तो उस समय पे सयाजी राव गायकवाड़ महारानी से अपनी से कहते हैं शाम को कि मैंने जो स्कॉलरशिप डॉक्टर अम्बेडकर को दिया था, उस स्कॉलरशिप का डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि मैं उस कार्य में सफल हुआ। और उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का और पूरी दुनिया का भारत की अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या है, भारत में छुआछूत की समस्या क्या है, जाति की समस्या क्या है, उसकी तरफ ध्यान आना। लेकिन जब दोबारा से 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो गांधी उसमें जिद करने लगते हैं। गांधी एक जातिवादी हट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, मैं ही पूरे देश का नेतृत्व करता हूँ, मैं ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि नहीं, हमें खास तौर पे अछूतों और ट्राइबल्स के लिए राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने पड़ेंगे। रामजी मैकडोनाल्ड
उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को स्वीकार कर लेते हैं और फिर गांधी फास्ट एंड टू डेथ पे चले जाते हैं। आप जानते हैं कि उसके बाद पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट में बाबा साहब को मजबूरी में उस पे साइन करने पड़ते हैं। पूरी जिंदगी बाबा साहब इस बात के लिए पछताते भी हैं, दुखी भी होते हैं कि गांधी ने उन्हें धोखा दिया। किस तरीके से उनको एक तरीके से उस तरीके से एक तरीके से मजबूर किया गया इस समझौते को करने के लिए। लेकिन यहाँ से बाबा साहब अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू करते हैं। फिर 1936 में एक फेमस किताब या जिसको वो एक भाषण के रूप में आगे आती है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और बताते हैं किस प्रकार से जाति ने भारत में राष्ट्र का निर्माण नहीं होने दिया, किस प्रकार से भारत में जाति व्यवस्था ने पूरे के पूरे देश को पंगु बना के रख दिया, मानसिक रूप से पंगु बना के रख दिया, मानसिक रूप से बीमार बना के रख दिया। सिक मैन ऑफ इंडिया के रूप में डेवलप होते हैं, मेंटल असाइलम के रूप में भारत एक डेवलप हो चुका है। 1936 में पहला अपना बड़ा राजनीतिक संगठन बनाते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल के रूप में। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण करते हैं। उसके बाद 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। लेकिन 1956 में आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण हो जाता है। लेकिन उससे पहले 14 अक्टूबर 1956 को देश में धम्म क्रांति को दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं, बुद्धिज्म की विचारधारा को पुनर्जीवित करते हैं और एक प्रबुद्ध भारत का सपना पूरे भारत के सामने रखते हैं, पूरे देश के सामने रखते हैं। इस बीच कई सारे अखबार चलाते हैं। हम बात कर रहे थे मूक नायक की, फिर उसके बाद बहिष्कृत भारत नाम का अखबार चलाते हैं, उसके बाद समता नाम से अखबार चलाते हैं, उसके बाद फिर जनता के नाम से अखबार चलाते हैं, उसके बाद फिर प्रबुद्ध भारत के नाम से अखबार चलाते हैं। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा अलग अलग शहरों में, खासतौर पर औरंगाबाद में, मुंबई में विद्यालयों का निर्माण करते हैं, महाविद्यालयों का निर्माण करते हैं, जो आज भी कई सारे कॉलेजेस चला रहे हैं, लॉ कॉलेज चला रहे हैं, आर्ट कॉलेज चला रहे हैं। इस तरीके से मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज जैसे नामी गिरामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करते हैं। अपनी तरफ से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण करते हैं, समता सैनिक दल का निर्माण करते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं। सो जैसे जैसे जरूरत महसूस होती है, उस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में, उस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में, उस तरीके से धर्म के क्षेत्र में वो अपने आप को डायनामिकली बना के रखते हैं, अपने आप को डायनामिक बना के रखते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से उचित निर्णय लेते चलते हैं। उसी का एक परिणाम हुआ कि 1946 में जब देश आजाद होने की तरफ था, तो संविधान सभा में संविधान की प्रारूप निर्मात्री सभा जो थी, उसका अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया और संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए संविधान के निर्माण में उन्होंने भारत की जो अकलियत है, भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, भारत के जो जाति के शिकार लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और सभी तरह के लोगों के लिए एक समतामूलक संविधान का निर्माण करके वास्तव में भारत में राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद को बहुत मजबूती प्रदान की। आज उसी संविधान का प्रताप है, उसी संविधान का प्रतिफल है कि देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है जहां पे जाति के शिकार कमजोर वर्गों के लोग अब अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। कहना ना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग बलि, क्योंकि खुद अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। 5 बच्चे बाबा साहब और माँ रमाई के थे, लेकिन 4 बच्चे अल्प आयु में ही गुजर गए। सो इस पूरी आपाधापी में अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने में डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माँ रमाई का बलिदान दिया, 4 बच्चों का बलिदान दिया। इसलिए जितना महत्वपूर्ण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन काल में थे, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आज डॉक्टर अम्बेडकर हो गए हैं। आज वो हम सब के बाबा साहब विश्व रत्न के रूप में, एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित हो गए हैं। थैंक यू।